पूरी दुनिया जिस शांति का इंतजार कर रही थी, आज उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच 21 घंटे से ज्यादा चली महाबैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ वापस लौट गए हैं और जाते जाते उन्होंने एक डरावनी चेतावनी दी है। समझौता न होना ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या अब अगले 9 दिनों के बाद फिर से मिसाइलें बरसेगी? 11 अप्रैल 2026 की यह शाम केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक काला संदेश लेकर आई है। एक तरफ जहां अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज टैक्स और मिनाब 168 की यादों को ढाल बनाकर झुकने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर 21 घंटे की उस मेज पर क्या हुआ कि 47 साल बाद आमने सामने बैठे ये दो दुश्मन एक दूसरे का हाथ थामने के बजाय और भी दूर हो गए। इस्लामाबाद के सेरेना होटल में जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे, इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपने सबसे प्रभावशाली दिग्गजों को उतारा था, जो यह बताता है कि बातचीत कितनी गंभीर थी। इसकी कमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हाथों में थी। उनके साथ ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ, अनुभवी रणनीतिकार जेरेड कुशनर और अन्य मामलों के जानकार ब्रैड कूपर जैसे मौजूद थे। ईरान की तरफ से कड़े मिजाज के नेता बाकर कालिबाफ और उनके कुशल विदेश मंत्री अब्बास अरागची मोर्चा संभाले हुए थे। पाकिस्तान के तरफ से सुरक्षा और कूटनीति का पूरा संतुलन सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर खुद कर रहे थे। बातचीत का माहौल इतना खराब और तनावपूर्ण था कि दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद की गुंजाइश खत्म होती दिखी। अविश्वास इतना गहरा था कि कई घंटों तक नेताओं ने एक दूसरे से सीधे बात करने के बजाय कागज के टुकड़ों पर नोट्स लिखकर अपनी शर्तें और प्रतिक्रियाएं एक दूसरे तक पहुंचाई गई। कमरे में छाई यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। ईरान ने मेज पर बैठते ही यह साफ कर दिया कि यहाँ कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने आया हूँ। ये 4 शर्तें अमेरिका के लिए किसी हार से कम नहीं थी। पहला, हॉर्मुज पर कंट्रोल, यानी ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हॉर्मुज का नियंत्रण अब केवल तेहरान के पास रहेगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरा बताया गया कि युद्ध का मुआवजा। ईरान ने अमेरिकी हमलों से हुए 1 पैसे के नुकसान का हिसाब मांगा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका को इस तबाही का भारी हर्जाना देना होगा। तीसरे नंबर पर है अरबों डॉलर की रिहाई, यानी दुनिया भर में विदेशी बैंकों में ईरान का जो अरबों डॉलर का फंड फ्रीज यानी जब्त पड़ा है, ईरान ने उसे तुरंत बिना किसी शर्त के वापस मांगा है। चौथे नंबर पर कहा है कि परमानेंट सीज फायर, यानी ईरान की सबसे बड़ी मांग यह है कि लेबनान और पूरे मध्य पूर्व के इलाकों में इजराइल और अमेरिका के हमले तुरंत और अस्थायी रूप से बंद हो जाए, यानी हमेशा के लिए बंद हो जाए। इन शर्तों को सुनने के बाद अमेरिकी टीम ने इन्हें स्वीकार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है, जिसके कारण यह बैठक बेनतीजा रही। जेडी वेंस और उनकी टीम बिना किसी समझौते के वापस लौट रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने की असली वजह गहरा अविश्वास और ईरान का वह कड़ा रुख था। बातचीत के मेज पर बैठने से पहले पाकिस्तान ने अपनी स्थिति साफ कर दी थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जब अमेरिकी प्रतिनिधि जेडी वेंस से मिले तो वे एक औपचारिक सूट में थे, लेकिन जैसे ही वे ईरान की टीम का स्वागत करने पहुंचे, उन्होंने अपनी फुल मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। कूटनीति में इसका मतलब बहुत गहरा है। यह अमेरिका को एक सीधी संदेश था कि अगर ईरान पर कोई आंच आती है तो पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ी है। इस पूर्ण सैन्य समर्थन के संकेत ने ईरान की टीम का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईरान ने इस बातचीत को केवल एक राजनीतिक चर्चा नहीं बल्कि एक इंसाफ की जंग बना दिया था। ईरान ने अपने डेलीगेशन यानी दल का नाम मिनाब 168 रखा था। यह नाम उन 68 मासूम स्कूली बच्चों की यादें थी जो हाल ही में अमेरिकी बमबारी में मारी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जिस विमान से ईरानी टीम आई, उसकी खाली सीटों पर उन बच्चियों के स्कूल बैग रखे गए थे। जब जेडी वेंस और उनकी टीम बातचीत के लिए पहुंची तो उन्हें सबसे पहले उन निर्दोष बच्चों की याद दिलाई गई जिनकी जान उनके देश के बमों ने ली थी। इसने अमेरिकी प्रतिनिधि को मानसिक और नैतिक रूप से रक्षात्मक यानी डिफेंसिव स्थिति में डाल दिया था। अमेरिका का यह मानना था कि उसने बमबारी से ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन ईरान ने इसे गलत साबित कर दिया।
अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के एक बेहद महत्वपूर्ण रेलवे पुल को भारी बमबारी कर पूरी तरह नष्ट कर दिया था ताकि रसद और हथियारों की सप्लाई रुक जाए। ईरान ने उस विशाल और जटिल पुल को नामुमकिन लगने वाले महज 40 घंटों के भीतर फिर से खड़ा कर दिया और उस पर रेलगाड़ी चला दी। यह निर्माण दुनिया को यह बताने के लिए काफी था कि ईरान को बम और तबाही से डराकर बातचीत की मेज पर झुकाया नहीं जा सकता। इसी जमीनी ताकत के दम पर बाकर कालिफ ने अमेरिका की हर मांग को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब आते हैं उस सच पर जो सच आपसे छुपाया जा रहा है। जब दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता पर थी, तब अमेरिकी नौसेना समुद्र में एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका ने हॉर्मुज के राजनीतिक रास्ते में अपने 2 विनाशकारी युद्धपोत यूएसएस फ्रैंक ई पैटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी भेज दिए। अमेरिका का बहाना यह था कि वे वहां के समुद्री सुरंग यानी माइंस हटा रहे हैं, लेकिन असल में वे ईरान की घेराबंदी कर रहे थे। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन माना और महज 30 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान की आक्रामक चेतावनी और मिसाइलों के डर से अमेरिका को अपने जहाज तुरंत वापस बुलाने पड़े। इस घटना ने साबित कर दिया कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में सीधे टकराव से बच रहा है, लेकिन इसने बातचीत के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों को किनारा करते हुए एक ऐसा आर्थिक हथियार चलाया जिसे पूरी दुनिया का व्यापार ठप होने की कगार पर है। ईरान ने अब हॉर्मुज को इंटरनेशनल वाटर मानने से साफ इनकार कर दिया है। उसका तर्क है कि यह उसकी अपनी समुद्री सीमा है। अब यहां से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को टोल टैक्स देना पड़ रहा है। इसका असर यह हुआ कि जहां पहले इस रास्ते से रोज 150 जहाज निकलते थे, वहां अब यह संख्या घटकर 7 से 10 जहाज रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट उनकी बढ़ती हुई मानसिक और राजनीतिक बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। ट्रंप कभी ट्वीट में ईरान को गाली देते हैं और उसे मिटाने की धमकी भी देने लगते हैं, तो अगले ही पल वे शांति की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आयतुल्ला और मैं मिलकर रास्ता संभाल लेंगे। ये बदलते हुए बयान साफ दिखाते हैं कि ट्रंप पर अपनी अर्थव्यवस्था बचाने का बहुत भारी दबाव बना हुआ है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ईरान के इस टोल टैक्स और समुद्री घेराबंदी से कैसे निपटे। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यही है कि दुनिया के 8 देश पाकिस्तान में बैठकर इस भयानक युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज हालात यह है कि हॉर्मुज का रास्ता लगभग बंद है। वहां रोज लगभग 150 जहाजें गुजरते थे, वहां अब सिर्फ 7 से 10 जहाज ही निकल पा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में तेल और गैस महंगा हो गया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि बातचीत एक दिन और चले ताकि सीज फायर की डेट आगे बढ़ जाए। चीन अब खुलकर ईरान के समर्थन में है और उसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। दुनिया की ताकत अब ईस्ट की ओर खिसक रही है और अमेरिका की दादागिरी खत्म होने की कगार पर दिख रही है। मेरी राय में ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते और मिनाब 168 की यादों को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया है। ट्रंप चाहे कितनी भी धमकियां दे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर तेल और गैस की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ईरान ने अमेरिका को याद दिलाया है कि मासूमों की जान लेकर कोई सुपर पावर नहीं बनता। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और इजराइल अपनी शर्तों के पीछे हटेंगे या इस बैठक के फेल होने के बाद अब एक महायुद्ध होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।